उन्होंने न केवल अपनी शिक्षा देश के अंदर बल्कि उच्च शिक्षा के लिए और देश के संभवतः बिरले उन लोगों में से जिन्होंने दुनिया की उच्चतम डिग्री हासिल की, उनमें एक नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। जहां गए अपनी पहचान बनाई, जहां गए अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ी। परिवार के पास यह व्यवस्था नहीं थी कि उच्च शिक्षा के लिए वे बाहर जा सके। उन्होंने अपनी प्रतिभा की छाप महाराजा बड़ोदरा पर डाली। उन्होंने स्पेशल स्कॉलरशिप दी, वे बाहर गए, उच्च शिक्षा अर्जित की, वापस देश में आए, देश की आजादी के आंदोलन के साथ जुड़े। आजाद देश होना चाहिए यह संकल्प है, लेकिन दास्ता की इन बेड़ियों से न केवल देश को बल्कि पूरे समाज को मुक्ति भी मिलनी चाहिए। यह संकल्प चरितार्थ करने के लिए वे निकले, तो उसका परिणाम भी देश के सामने है। याद रखना, दुनिया के अंदर वंचितों को मताधिकार वहां के देश ने बहुत बाद में दिया, महिलाओं को बहुत बाद में दिया, लेकिन भारत ने जब अपना पहला चुनाव 1952 में किया तो उस देश के हर नागरिक को एक समान मताधिकार का उपयोग करने की स्वतंत्रता भी दी, जो लोकतंत्र की एक ताकत बनी थी, और आज भी ताकत बनी हुई है। इंग्लैंड में बाद में मिला महिलाओं को यह अधिकार, लेकिन भारत ने 1952 में ही अधिकार अपने देश की आधी ताकत, आधी शक्ति को भी दे दिया। ये किसके कारण? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कारण, क्योंकि भारत के संविधान के शिल्पी वही है। और यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है जब हमने 26 जनवरी 2025 को देश के संविधान के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ संपन्न किया। यानी 75 वर्ष की शानदार यात्रा को संपन्न करने के उपरांत देश के संविधान के महत्व को आम जनमानस को बता सकें कि संविधान अगर हमें अधिकार देता है तो अधिकारों की रक्षा तभी होती है जब हम अपने कर्तव्यों का एहसास भी करें। हमेशा से कर्तव्य और अधिकारों में एक द्वंद्व चलता रहा है। जब भी यह द्वंद्व चलेगा कल्याण नहीं होगा। हमें एहसास करना पड़ेगा कि अधिकार चाहिए तो उससे पहले हमारे कर्तव्य भी कुछ होंगे। उन कर्तव्यों का निर्वहन करने की प्रेरणा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का यह संविधान भी हमें प्रदान करता है। लेकिन यह स्थिति कैसे पैदा हुई? हम लोग जब विश्वविद्यालयों में आते हैं, भारत की परंपरा के बारे में देखते हैं, तो भारत का उपनिषद तो कहता है कि आनो भद्रा कर्तो यंतो विश्वत, यानी विचारों को, ज्ञान को लाने के लिए सभी द्वार खुले छोड़ो। बाबा साहब ने तो यही किया था। अच्छी चीजें, अच्छा ज्ञान, उत्कृष्ट ज्ञान, एक विषय में नहीं, कई कई विषयों में उन्होंने उच्च शिक्षा की डिग्री ली, डीएससी की डिग्री ली, लॉ की उच्चतम डिग्री ली, देश के संभवतः पहले अर्थशास्त्री बने और वापस अपने देश की सेवा के लिए आए। यानी उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा था।
उन्हें मालूम था सर्वांगीण विकास की पहली आधारशिला शिक्षा है, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। और यही स्थिति, यहीं पे हमारे सामने भ्रम की स्थिति पैदा होती है। मित्रों, जब हम अपने स्वयं के विवेक से कोई कार्य करते हैं, अपनी बुद्धि और विवेक में समन्वय स्थापित करते हुए किसी कार्य को करने के लिए प्रयास करते हैं, तो हमें सफलता प्राप्त होती है, हम सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। स्पीड कम और ज्यादा हो सकती है, लेकिन जब हम दूसरों की बुद्धि और विवेक से कार्य करने लगते हैं, तो यह आवश्यक नहीं कि उसकी बुद्धि और विवेक हमारे लिए उपयोगी हुई हो। और यही भारत के साथ हुआ। के लिए इस तरह के कुतर गढ़ रहे हैं समझ। लेकिन जब हम दूसरों की बुद्धि और विवेक से कार्य करने लगते हैं, तो यह आवश्यक नहीं कि उसकी बुद्धि और विवेक हमारे लिए उपयोगी हुई हो। और यही भारत के साथ हुआ। दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत कैसे पिछलग्गू बन गया, कैसे गुलाम हो गया, कैसे स्वतंत्रता की बेड़ियों से जकड़ गया, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमने अपने ही विरासत पर हमला करना प्रारंभ कर दिया। हमने अपनी परंपराओं को ही कोसना प्रारंभ कर दिया। हमें अपने ही ज्ञान में संदेह होने लग गया। और फिर एक दूसरे के साथ जो हमारी मारकाट प्रारंभ हुई, तो स्वाभाविक रूप से उन आक्रांताओं को तो मौका मिलता ही जो भारत की परंपरा को, इस पुरातन परंपरा को, यहां की संस्कृति को रौंदने के लिए पहले से बैठे हुए थे। आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। 2017 में प्रदेश में हमारी सरकार बनी। मार्च 2017 में हम लोगों ने कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत विभागीय बैठकें हमारी शुरू हुई। बैठकों को क्रम आगे बढ़ा। मुझे मेरे संज्ञान में इस बात को लाया गया कि 2019 में प्रयागराज में कुंभ का आयोजन भी है और ये जनवरी महीने में लगेगा। तब तक मई 2017 संपन्न हो चुकी थी, हम जून माह में प्रवेश कर चुके थे। यानी हमारे पास कुंभ के आयोजन के लिए 1.5 वर्ष का समय है। कुंभ का आयोजन कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैं इसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास गया। मैंने उनसे कहा मैं मार्गदर्शन ले लें। प्रधानमंत्री जी ने मुझसे कुछ प्रश्न किए। उन्होंने कहा कुंभ के बारे में दुनिया की राय क्या है, कभी आपने जानने का प्रयास किया? कुंभ के बारे में हमारी धारणा क्या है, और क्या कुंभ को हम एक दुनिया के एक यूनिक इवेंट के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं? ये कैसे हो सकता है? ये जो धारणा दुनिया की है, इस धारणा को कैसे आप बदल सकते हैं? दुनिया के तमाम लेखकों के कुंभ के बारे में जो कुछ उन्होंने लिखा था, इसको हम लोगों ने मंगवाया, देखा। जो कुछ भी उपलब्ध था डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उसको देखने का प्रयास किया। तो मैंने देखा दोनों दुनिया के ज्यादातर लोग कुंभ के बारे में क्या धारणा, उसके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पक्ष को कम, कुंभ को गंदगी का, भगदड़ का, अव्यवस्था का, सामाजिक भेदभाव का, और न जाने किन किन नए नए शब्दावलियों का उपयोग करते हुए उन्होंने कुंभ के बारे में लिखा था। यानी एक प्रकार से अगर कोई उस पुस्तक को, उन साहित्यों को देखेगा तो उसको एक प्रकार से उससे ये भाव होगा कि बेकार का आयोजन होगा। उससे अलग हटकर के हमें एक नई पहचान बनानी थी, और उस पहचान को लेकर के हम लोगों ने कार्य करना प्रारंभ किया।
जो कार्मिक लगाए गए थे उनका प्रशिक्षण प्रारंभ किया। वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया। हम लोगों ने तय किया कि जो लोग कहते हैं कुंभ गंदगी का पर्याय है, गंदगी नहीं दिख